सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 4 भागों में बांटकर आपको हिंदी व्याकरण का पूरा पाठ्यक्रम बताया था। आज उसमें से हम पहला भाग जो वर्ण का है उसमें से आज हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे। देखिए, वर्णमाला आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। वर्णमाला को आप बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। बस अब व्याकरण की दृष्टि से आपको वर्णमाला को पढ़ना है और ये जानना है कि वर्णमाला से आपकी परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वर्णमाला को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हमारे हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप से रखे गए हैं। जैसे लगता है कि वर्णों की एक माला बना दी गई हो, इसीलिए इसे वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले स्वर वर्णों को रखा गया है, फिर व्यंजन वर्णों को रखा गया है। व्यंजन में भी पहले मूल व्यंजन रखे गए हैं, इसके बाद संयुक्त व्यंजन रखे गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही क्रमबद्ध रूप से एक समूह में सारे वर्णों को रखा गया है। तो वर्णों के इसी व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बनता है और आया भी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। मान लीजिए, ए जो है वाक्य, बी शब्द, सी वर्णमाला, डी व्यंजन। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? आपका सी का ऑप्शन सही होगा, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में वर्ण को हमें जानना है कि वर्ण क्या है। देखिए, वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही हैं। वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। बस अंतर जो है वो लिखित और मौखिक का है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप जो है वो वर्ण कहलाता है और वर्ण का मौखिक रूप यानी जो कुछ हम बोलते हैं वो क्या है? ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। तो इस तरह से आप समझ गए कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं कि लिखित और मौखिक का क्या चक्कर है। देखिए, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है हिंदी भाषा में, उस सार्थक आवाज को ही ध्वनि कहते हैं। जैसे सबसे छोटी ध्वनि आ है, ई है, ऊ है, का है, खा है, गा है। तो इस ध्वनि को लिखने के लिए हमारे हिंदी भाषा में ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं कि किस ध्वनि को लिखने के लिए कौन सा चिन्ह रहेगा। इस ध्वनि चिन्ह को लिपि चिन्ह या ध्वनि संकेत भी कहते हैं। जैसे हमने सबसे छोटी ध्वनि अ को उच्चारित किया, आ, ई, ऊ या का या खा को उच्चारित किया। अब हमारे हिंदी भाषा में आ को लिखने के लिए ये चिन्ह निर्धारित है, आ
लिखने के लिए ये चिन्ह निर्धारित है, ई को लिखने के लिए ये चिन्ह निर्धारित है, का को लिखने के लिए ये चिन्ह निर्धारित है। यानी ये जो आ उ ई का हमने लिखा, ये किन चिन्हों के द्वारा लिखा, ये क्या है, एक चिन्ह है। और ये चिन्ह किसके लिए निर्धारित किए गए हैं, ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। आ की ध्वनि हमने उच्चारित किया और आ को हमने इस आ के ध्वनि चिन्ह से लिख दिया। ऊ को उच्चारित किया तो ऊ को हमने ऊ के ध्वनि चिन्ह से लिख दिया। ई को उच्चारित किया तो ई को ई के ध्वनि चिन्ह से लिख दिया। या क को उच्चारित किया तो का के लिए जो निर्धारित ध्वनि चिन्ह है या लिपि चिन्ह है उसके द्वारा लिख दिया। तो अब ये जब हमने उच्चारण किया तो ये ध्वनि थे, लिख दिया तो ये क्या हो गए, वर्ण हो गए, वर्ण या अक्षर हो गए। तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है और किस तरह से ध्वनि जो है वर्ण का मौखिक रूप है। अब एक चीज यहाँ ये समझ लीजिए, ये आ जो हमने कहा कि किसके द्वारा लिखा गया, ध्वनि चिन्ह के द्वारा, ध्वनि चिन्ह के द्वारा लिखा गया जो हर ध्वनि के लिए निर्धारित है। इस ध्वनि चिन्ह को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। और ये आ जो है वो सबसे छोटी ध्वनि है, या ऊ जो है, ई है, का है, ये सबसे छोटी ध्वनि है। इस छोटी ध्वनि को मूल ध्वनि भी कहते हैं। मूल ध्वनि, मूल ध्वनि भी कहते हैं इसको। मूल ध्वनि क्यों कहते हैं, मूल ध्वनि, मूल का मतलब होता है जो चीज किसी को जोड़ करके नहीं बनाया जाता है वो मूल होता है। जैसे इसमें कोई जोड़ नहीं है। अगर हम आम लिख दें, आम, तो यहाँ देखिए दो ध्वनियां जुड़ी हुई हैं, आ की ध्वनि और माँ की ध्वनि। तो ये मूल ध्वनि नहीं है, लेकिन ये आ जो है वो क्या है, मूल ध्वनि है या सबसे छोटी ध्वनि है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मूल ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं या सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अच्छा, वर्ण को हम और किस नाम से जानते हैं, एक तो हमने बताया कि अक्षर के नाम से हम जानते हैं वर्ण को, और दूसरा है इसको ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह क्योंकि एक ध्वनि का एक चिन्ह ही तो है, या लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह या मूल ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। मूल ध्वनि, वर्ण को हम ध्वनि चिन्ह, लिपि चिन्ह या मूल ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। हमने बता दिया ध्वनि चिन्ह के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये ध्वनि चिन्ह जो आ है वो क्या है, ध्वनि का एक चिन्ह है। ध्वनि चिन्ह को ही हम लिपि चिन्ह भी कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, जिसमें 52 लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। और मूल ध्वनि बता दिया कि जो किसी के जोड़ से नहीं बनता, जो ध्वनि जैसे आ है वो मूल ध्वनि है, ई है मूल ध्वनि है। और जब आ में एक और वर्ण जोड़ दिया गया, एक और ध्वनि जोड़ दी गई, जब वो जुड़ जाएंगे तब वो मूल ध्वनि नहीं कहलाएंगे। जैसे अभी हमने आम का उदाहरण दिया था। तो इस तरह से आप वर्ण को और ध्वनि को जान गए। अब वर्ण और ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा कुछ नहीं होता। जैसे आ से छोटा कुछ होता है, कोई वर्ण नहीं होता। तो ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। आम को तो आप तोड़ सकते हैं, आ को अलग कर दिया और माँ को अलग कर दिया,
लेकिन आ का आप खंड नहीं कर सकते हैं। तो ध्वनि या वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी अखंड इकाई है। यहां से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा, वर्ण का ऑप्शन होगा तो वर्ण सही रहेगा, और ध्वनि का ऑप्शन होगा तो ध्वनि सही रहेगा। हाँ, देखिए अब हम वर्ण के भेद पढ़ते हैं। हमारी वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं वो एक तरह के नहीं हैं, वो 2 तरह के हैं। वो एक तो स्वर है और दूसरे व्यंजन है। स्वर में हमारे 13 वर्णों को रखा गया है। व्यंजन में जो है 39 वर्णों को रखा गया है। अब हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। या यूं कहिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर वर्ण में हमारे जो हैं वो 11 वर्ण जो हैं मूल रूप से आते हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 वर्ण जो हैं वो मूल रूप से स्वर में आते हैं। जो 2 वर्ण अलग से रखे गए हैं वो ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना पूरी तरह से व्यंजन है। अंग जो है अनुस्वार है, अह जो है विसर्ग है। अभी आप अंग का उच्चारण कीजिए तो अंग में गा की ध्वनि आती है। गा की ध्वनि क्या है? व्यंजन की ध्वनि है, तो इसलिए ये स्वर नहीं है। या अ का उच्चारण कीजिए तो अ के बाद ह की ध्वनि आती है, तो हा भी क्या है? व्यंजन है। तो इसलिए ये दोनों वर्ण जो है वो पूरी तरह से स्वर नहीं है और व्यंजन भी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि ङ के उच्चारण से पहले आ की ध्वनि आती है और ह के उच्चारण से पहले आ की ध्वनि आती है, जबकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की ध्वनि बाद में आती है। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना पूरी तरह से व्यंजन है। तो इनके लिए एक अलग नाम रखा गया है, अयोग वाह। यहां से आपकी परीक्षा में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये जान लीजिए कि जो मूल स्वर हैं, मूल रूप से कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ये 2 स्वर जो हैं वो अयोगवाह में आ रहे हैं, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी हुई? 11 हुई। और दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है कि अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं या कौन सा वर्ण अयोगवाह का है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से या तो इसमें से केवल एक दिया रहेगा अंक या दोनों दिए रहेंगे। तो आप जाने रहिए कि चाहे जिस तरह से क्वेश्चन आए तो आप जान लीजिए कि ये दोनों वर्ण जो हैं अयोगवाह के हैं। अंग आएगा तो भी अयोगवाह का है, अह आएगा तो भी अयोगवाह का है, या दोनों आएंगे तो दोनों ही अयोगवाह की हैं। अब ये स्वर वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, स्वर वर्णों का प्रयोग जो होता है 2 रूपों में होता है। एक तो ये मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं और दूसरे ये मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मूल रूप में जैसे हमको आम लिखना हुआ तो यहाँ जो है आ जो है वो मूल रूप में प्रयुक्त हो गया। और अगर हमने काम लिख दिया तो यहाँ जो पाई है यही क्या है? आ की मात्रा है। यानी
स्वर वर्ण दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं, एक मूल रूप में और दूसरे मात्रा के रूप में। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो 11 स्वर वर्ण है इनकी क्या मात्राएं हैं और कितनी हैं। देखिए, हर स्वर वर्ण की एक अपनी मात्रा है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ जिस व्यंजन वर्ण में जुड़ता है उसके हलंत को खत्म कर देता है, यानी आधे व्यंजन को पूरा कर देता है। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती और आ की मात्रा जो होती है, जिसको बड़ा आ कहते हैं, एक खड़ी पाई होती है। ई की मात्रा आगे से लगती है वर्ण पर, बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है, छोटा ऊ की मात्रा नीचे लगती है, बड़ा ऊ की इस तरह से लगती है, री की मात्रा ये है, ई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, ऐ की भी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, ओ की भी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर और औ की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 10। कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। अब आ जिसकी कोई मात्रा नहीं है, इसको उदासीन वर्ण या शहीद वर्ण भी कहते हैं। तो आप इसमें जान गए कि 11 स्वर वर्णों की 10 मात्राएं होती हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती, और अंग और आह जो है अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, और इसका एक अलग नाम है अयोग वाह। अब हम आते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर को तो आपने पढ़ा कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन उससे अलग है, यानी जो स्वर की सहायता से, स्वर तो खुद कोई सहायता नहीं लेते बल्कि वो व्यंजन वर्णों को सहायता देते हैं। तो जो स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वर वर्णों की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो ही नहीं सकता है। तो स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहां भी आपको देखना होगा कि हमारे व्यंजन वर्ण जो हैं वो मूल व्यंजन इसमें जो हमारे हैं वो 33 है। 6 अन्य व्यंजन है जिसे हम बाद में आपको बताते हैं। ये का से लेकर के हा तक के वर्ण जो हैं वो मूल व्यंजन में आते हैं। का से लेकर के हा तक कुल 33 वर्ण होते हैं, ये मूल व्यंजन में आते हैं। इसके बाद यहां देखिए हा तक है, आ से लेकर हा तक हमने लिख भी दिया है। इसके बाद दूसरी तरह के वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जो दो व्यंजन वर्णों को जोड़ करके बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त माने होता है जोड़ना, जो दो वर्णों को जोड़ के बनाए जाते हैं वो जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्रा आता है। ये 4 वर्ण जो हैं वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इसको हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जोड़ करके बने हुए हैं। छ, छ जो है वो क
आधा का और मूर्धन्य सा को जोड़ करके बना हुआ है। इसी तरह से त्र जो है आधा ता और रा को जोड़ करके बना हुआ है। ज्ञा जा और या को जोड़ करके बना हुआ है ज्ञा। इसी तरह से स्रा जो है वो तालव्य सा और रा को जोड़ करके स्रा बना हुआ है। अब यहां से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी जैसे दिया रहता है कि छा जो है किन वर्णों के योग से बना हुआ है, तो ये जान लीजिए आधा का और सा। यात्रा कैसे बना हुआ है, तो आधा ता और रा। ज्ञा जो है ज और या को जोड़ करके बना हुआ है, और स्रा जो है सा और रा को जोड़ करके बना हुआ है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि कौन सा वर्ण किस वर्ण को जोड़ करके बना है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है और आया भी है कि छ का स्थान हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आएगा, यात्रा का स्थान हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आएगा। तो आप जान लीजिए यहां तो वर्णमाला में छ नीचे है, लेकिन चूंकि ये क से बना हुआ है इसलिए इसका स्थान जो है शब्दकोश में का के बाद आएगा, यात्रा का ता के बाद आएगा, ज्ञा का ज के बाद आएगा और स्रा का सा के बाद आएगा। अब हम आते हैं जो तीसरा वर्ण है, तीसरा व्यंजन है द्विगुण व्यंजन। ये ड़ और ढ ये दो तवर्ग से ये डा और ढा के नीचे बिंदी लगा करके बने हुए हैं। ये द्विगुण व्यंजन दो हैं। इनकी संख्या कितनी है, दो है। अब आप ये जान लीजिए कि इनका प्रयोग कहाँ होता है द्विगुण व्यंजन का। तो द्विगुण व्यंजन का जो प्रयोग होता है, क्योंकि ये डा और ढा के स्थान पर आए हुए हैं, तो कहाँ ये लगता है और कहाँ ये वाला रूप लगता है और कहाँ ये वाला रूप लगता है। जब हम किसी शब्द की शुरुआत ड या ढा से करते हैं तब ये ड और ढा बिना बिंदी वाले लगते हैं, और जब ये किसी शब्द के बीच में आते हैं तब ये बिंदी वाले लगते हैं। जैसे आपने लिखा डलिया, जैसे डलिया, यहां डा जो है या डमरू लिखा, यहां डा पहले आया हुआ है, शब्द के शुरुआत में ही आया हुआ है, इसलिए ये जो है बिना बिंदी के होगा। मान लीजिए आपको लिखना है सड़क, सड़क। अब देखिए, अब यहां जो है चूंकि डा बीच में आया हुआ है, अब इसलिए यहां जो है सड़क में डा पर जो है वो नीचे बिंदी लग जाएगी, और अब ये किस रूप में उच्चारित होगा, डा नहीं ड़, ड़ के रूप में जो है ये उच्चारित होगा। इसी तरह से सड़ना, सड़ना, यहां भी डा बीच में आया हुआ है तो इसलिए बीच में बिंदी वाला जो है लगेगा, और ये क्या उच्चारित होगा, सड़ना, ड़ के रूप में उच्चारित होगा। इसी तरह से ढा, ढा को देखिए, जैसे ढक्कन,
ढक्कन। यहां जो है ये पहले आया हुआ है तो बिना बिंदी के लिखा जाएगा। मान लीजिए आपको लिखना है पढ़ना, पढ़ना। अब यहां जो है बीच में आया हुआ है तो यहां बिंदी वाला लिखा जाएगा, बिंदी लगा के लिखा जाएगा और इसका क्या उच्चारण होगा? ढ उच्चारण किया जाएगा और क्या पढ़ा जाएगा? पढ़ना। यहां ढा है, यहां ढा हो जाएगा। जब बिंदी लग जाएगी क्या पढ़ा जाएगा? ढ। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये जो द्वितीय व्यंजन है ड़ और ढ, ये जो है डा और ढा के ही रूप हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत डा और ढा से होती है तो बिना बिंदी के लगते हैं, और जब ये बीच में किसी शब्द के आते हैं तो ये बिंदी के साथ, यानी द्विगुण रूप व्यंजन का रूप जो है वहां आता है। तो आपने आज वर्णमाला को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और ये भी जान लिया है कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।